हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स। रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन अपना टॉपिक चल रहा है, जिसका ये आखिरी टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स। इसके बाद जो अगली वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नॉन लीनियर या कर्व्ड पाथ या पैराबोलिक पाथ ऑफ अ बॉल व्हाइल मूविंग अंडर ग्रेविटी। तो उसको बाद में देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स। ग्राफ्स की पहले भी एक वीडियो बन चुकी है बेसिक मैथ्स चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने कुछ कुछ ग्राफ्स हमने बनाने सीखे थे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला, कुछ बेसिक ग्राफ्स की जानकारी हमें ऑलरेडी है, जो कि थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी यूज होगा। बाकी जो भी बातें तुम्हें नहीं याद आएंगी, ऑब्वियसली मैं दोबारा से एक बार उनको रिवाइज करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स। अब बॉल इज थ्रोन, सवाल से ही स्टार्ट होगा। ग्राफ्स की बेसिक बातें तुम जानते हो। वाई और एक्स के बीच में अगर ग्राफ बनाना होता है तो उनका जो भी फंक्शन हमें पता है, उस फंक्शन में एक्स की वैल्यूज हम डालते हैं और वाई की वैल्यूज निकालते हैं उस फंक्शन के मुताबिक, और एक्स कॉमा वाई नाम के कोऑर्डिनेट्स को हम पॉइंट 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 करके ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ बन जाता है। सिंपली बेसिक तरीका वही है। बाकी एक दो चीजें अपने को याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, पैराबोला की जनरल इक्वेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही उसे रिवीजन होगी उसकी। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद स्पीड v नॉट फ्रॉम ग्राउंड। प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ्स ड्यूरिंग इट्स मोशन अंटिल इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब वही अपना जो स्टैंडर्ड सिचुएशन है। एक बॉल है जिसको v नॉट स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। v नॉट स्पीड से ऊपर फेंकने पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पाथ इसका किस तरह का होता है, कुछ ऊपर जाएगी और फिर कुछ नीचे आएगी। वापस जब तक ग्राउंड पे बॉल नहीं आ जाती तब तक की मोशन का इसके ग्राफ्स बनाने हैं। कौन कौन से ग्राफ्स बनाने हैं? एक्सलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, वगैरह वगैरह, एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि इसका टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट वगैरह वगैरह वो सब हम जानते हैं ऑलरेडी। तो इनको एक बार मैं लिख लेता हूं दोबारा से यहाँ पे। इस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट जाएगी फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज, याद होगा, वी नॉट स्क्वेयर बाय 2g। इसके ऊपर जाने का टाइम वी नॉट बाय जी, इसके नीचे आने का टाइम वी नॉट बाय जी। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v नॉट बाय जी, मतलब 2v नॉट बाय जी टाइम तक के ही ग्राफ्स बनाने। उसके बाद बॉल ऑब्वियसली कोलाइड कर जाएगी ग्राउंड के साथ, तो उसके बाद हमें पता नहीं क्या होगा। आने वाले चैप्टर्स में हम कोलिजन के चैप्टर में वो भी देखेंगे कि बार बार अगर कोलिजन होते रहे ग्राउंड के साथ तो टाइम के साथ किस तरह के ग्राफ्स बनेंगे, या इन जनरल टाइम कितना लगेगा फाइनली बॉल को रुकने में। अभी उसको हम डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए यही है। पहला ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि इजीएस्ट है। क्यों इजीएस्ट है? सोचो, एक्सलरेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक्सलरेशन, बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे जाए, धरती की वजह से लगने वाला जो फोर्स है बॉल पे, वो तो वर्टिकल डाउन ही लगना है, दैट इज mg वाला फोर्स। mg के फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन आनी है वो g डाउनवर्ड आनी है। डाउनवर्ड एक्सलरेशन मींस अपवर्ड को पॉजिटिव मानने के लिए बोला गया है, तो डाउनवर्ड एक्सलरेशन कांस्टेंट ही रहेगी। कितनी? g की। g मतलब माइनस जी मान के चलेंगे, बिकॉज अपवर्ड इज पॉजिटिव। और कितने टाइम तक का ग्राफ बनाना है? दैट इज 2v नॉट बाय जी टाइम तक का। 2v नॉट बाय जी क्यों? ऊपर जाने का टाइम v नॉट बाय जी, नीचे आने का टाइम v नॉट बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v नॉट बाय जी। इस टाइम के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, अभी वो चैप्टर नहीं चल रहा है हमारा। This is the simplest graph, acceleration versus time graph. Second is velocity versus time graph. Velocity versus time graph, सोचो क्या होगा। पहले एक काम करते हैं, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें बोला जाए ना, तो जो जो बातें हमें पता है उनको सबसे पहले ग्राफ में प्लॉट कर लो। हमें क्या क्या पता है? हमें यह पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी v नॉट ऊपर की तरफ। v नॉट ऊपर की तरफ मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 है, कहां है 0? यहां है 0। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस वक्त वेलोसिटी है v नॉट की, मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ पे आएगा। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अच्छा, जब टाइम की वैल्यू v नॉट बाय जी हो जाएगी, मतलब टाइम ऑफ एसेंट जितना टाइम ले रहा हूं मैं, जब टाइम की वैल्यू v नॉट बाय जी हो जाएगी तो बॉल कहां पहुंच जाएगी? बॉल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। सोचो, टाइम ऑफ एसेंट जितना टाइम अगर बीत गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंच जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। अगर 0 नहीं हुई तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाती रहेगी। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ये है बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी इज
0। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ में आएगा जब टाइम होगा v नॉट बाय जी, जब टाइम होगा v नॉट बाय जी, तो उस वक्त बॉल की वेलोसिटी होगी 0। टाइम एक्सिस पे v नॉट बाय जी का कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी एक्सिस पे 0 वाला कोऑर्डिनेट पिक कर लिया, तो एक पॉइंट बन गया। तो ये जो रेड वाले पॉइंट्स हैं ये अपने ग्राफ में आने वाले हैं। इसके अलावा जब टाइम हो जाएगा 2v नॉट बाय जी, जब टाइम हो जाएगा 2v नॉट बाय जी मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तब बॉल वापस ग्राउंड पे पहुंच चुकी होगी। जब बॉल वापस ग्राउंड पे पहुंच चुकी होगी यहां, तो सोच के देखो उस वक्त बॉल नीचे आ रही होगी v नॉट की ही स्पीड से। नीचे की तरफ v नॉट स्पीड का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ v नॉट स्पीड का मतलब हुआ माइनस v नॉट की वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ना कि स्पीड टाइम। हेयर v इज वेलोसिटी नॉट स्पीड। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अपना ग्राफ पे आएगा जब टाइम है 2v नॉट बाय जी, तो वेलोसिटी है माइनस v नॉट। इन तीनों को मिलाने वाली एक कर्व या स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ होने वाला है। अब डाउट यह है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाए, इन तीनों रेड डॉट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ें या कुछ कर्व से जोड़ें। तो इस बात का आइडिया हमें कौन देगा, इस बात का आइडिया हमें वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन देगी। तो किसी भी टी टाइम बाद बॉल को उछालने के टी टाइम बाद बॉल की वेलोसिटी होनी कितनी है इसके बारे में सोचो। तो हम बोल सकते हैं बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, मोशन अंडर ग्रेविटी चल रही है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की जगह v नॉट, ए की जगह माइनस जी एंड टाइम की जगह टी। किसी भी टी टाइम बाद बॉल की वेलोसिटी है v नॉट माइनस जी टी। ध्यान से देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मैच करती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, जिसमें m कौन है, ये m है, दिस इज m, और ये कौन है, c। सोच लो आराम से, y एक्सिस पे वेलोसिटी वाली टर्म चढ़ी हुई है, x एक्सिस पे टाइम वाली टर्म चढ़ी हुई है, और x का जो कॉफिशिएंट है वो है माइनस जी या m, जिसको रिप्लेस किया है माइनस जी ने, और कांस्टेंट जो इक्वेशन में आता है c नाम से उसको रिप्लेस किया है v नॉट ने। तो ओवरऑल स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है, तो हेंस ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन like this. So this is our answer. Velocity time graph is a straight line because the equation matches with the straight line equation y is equal to mx plus c. I hope clear होगा। सिंपल ग्राफ्स हैं। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ये दो ग्राफ्स फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैंने पहले भी बताया था y और x फिजिक्स में नहीं दिखते हैं जनरली, y की जगह कोई और टर्म दिखेगी, टाइम वेलोसिटी कुछ भी, x की जगह भी कोई भी टर्म दिख सकती है। आगे आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड आ गई, स्पीड और वेलोसिटी में याद करो क्या फर्क है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का जस्ट मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी जो है वो v नॉट से घटते हुए जीरो हो गई, जीरो से घटते हुए माइनस v नॉट हो गई। लेकिन स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, तो जब वेलोसिटी v नॉट से जीरो घट रही थी तो स्पीड भी v नॉट से जीरो घटेगी ऑब्वियसली। इस यहां से लेकर और यहां तक का जो ग्राफ है वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन जब वेलोसिटी जीरो से माइनस v नॉट हो रही थी तो उस वक्त स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड है, तो उस वक्त स्पीड कैसी होगी, जीरो से v नॉट जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और वैसे भी नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन है, तो वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। नेगेटिव मींस डाउनवर्ड, अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी अपवर्ड थी, नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो सिंपल है स्पीड टाइम ग्राफ में बस ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं नाम रख दूं यहाँ पे ए बी सी, ए पॉइंट ये है, इस मोशन में देखें बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, तो ए से बी तक सेम ग्राफ, बी से सी वाला जो ग्राफ होगा वो सिंपली एक मिरर इमेज बन जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो थर्ड ग्राफ में अगली स्लाइड में प्लॉट कर रहा हूं। थर्ड ग्राफ का आंसर हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज अवर स्पीड एक्सिस, दिस इज अवर टाइम एक्सिस। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। पहले स्पीड वही v नॉट से घटते हुए जीरो आएगी जब बॉल ऊपर जा रही है, तो ये अपना ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और उसके बाद जीरो से माइनस वी नॉट नहीं जाएगी, जीरो से प्लस वी नॉट चली जाएगी वापस। बिल्कुल जो ग्राफ नीचे बना था, यहां पे जो ग्राफ बना था वेलोसिटी के केस में, वो जस्ट ऊपर आ गया, उसकी मिरर इमेज बन गई, यहां से यहां शिफ्ट हो गया वेलोसिटी वाला ग्राफ, मिरर इमेज, वी कैन सी दैट। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, दिस कोऑर्डिनेट इज v नॉट,
और यही फाइनल स्पीड भी है। जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी, पहुंचने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड फिर से v0 हो जाएगी। टकराने के जस्ट बाद क्या होगा, आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। और ये वाला टाइम कौन सा, ये टाइम होगा v0/g, टाइम ऑफ एसेंट वाला। और ये फाइनल वही अपना पुराना 2v0/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे स्पीड वापस से v0 हो गई है। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहा हूं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी फिर से वही करते हैं कि भाई ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते ये जो चीज है v0²/2g, ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी। और सी पॉइंट पे वापस बॉल ग्राउंड पे ही आ गई है तो उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गई है तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई। तो इसका मतलब जो 3 मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बना देता हूं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का एस सिंबल, टाइम के लिए टी सिंबल। इनिशियली जब टाइम 0 था, बॉल ग्राउंड पे थी, डिस्प्लेसमेंट 0 थी, तो 0,0 नाम का पॉइंट ग्राफ में आया, विच इज ओरिजिन। उसके बाद जब टाइम हुआ v0/g, जब टाइम हुआ v0/g, तो उस वक्त बॉल की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ थी, बॉल कितना ऊपर थी, v0²/2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो ये वाला पॉइंट ग्राफ में आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट या टाइम कोऑर्डिनेट v0/g एंड वाई कोऑर्डिनेट या डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट इज v0²/2g। दिस इज द सेकंड पॉइंट विच विल अपीयर इन द ग्राफ। एंड उसके बाद जब टाइम हो गया 2v0/g, तो बॉल सी पोजीशन पे वापस पहुंच गई है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है क्योंकि यही उसकी इनिशियल पोजीशन भी थी। तो 0 वाला जब टाइम है ये, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को फिर से हमें मिलाना है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। यहां भी लिख देता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इन तीनों को कैसे जोड़े स्ट्रेट, अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन हो सकती है स्ट्रेट लाइन से जोड़ा हो, एक ऑप्शन हो सकती है कुछ कर्व्ड ग्राफ से जोड़ा हो। ऐसी 4 ऑप्शंस बनाई जा सकती हैं। कर्व्ड के अंदर भी तरह तरह की कर्व हो सकती हैं, ऊपर की तरफ कर्व खुली हो, क्या पता नीचे की तरफ कर्व खुली हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब जैसे ऐसे भी कर्व खुल सकती है कि ऐसा भी ग्राफ बनाया हो सकता है ऑप्शन में, ऐसा भी ग्राफ बनाया हो सकता है ऑप्शन में, स्ट्रेट ग्राफ भी हो सकता है ऑप्शन में, आई डोंट नो, कैसी भी ऑप्शंस डिजाइन की जा सकती हैं। तो इस बात का अंदाजा हमें कौन देगा, फंक्शन देगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन कैसा है उसके बारे में हमें सोचना है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है तो हम किसको याद करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एकदम पैराबोला की इक्वेशन से मैच करती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी तीनों कुछ कॉन्स्टेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पे y की जगह s आ गया, x की जगह टाइम आ गया, और कांस्टेंट यहाँ पे एब्सेंट है, कांस्टेंट वाली टर्म एब्सेंट है क्योंकि ये x है, ये x स्क्वायर है, ये y है। y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस 0 लिखा हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर अपन ने याद करो फंडा पढ़ा था एक ग्राफ्स वाली वीडियो में बेसिक मैथ्स में कि अगर ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलता है, ऐसे कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होता है। और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इस तरह से ग्राफ बनता है पैराबोला, ऊपर की तरफ खुलता है, दैट इज कनकेव अपवर्ड। तो यहां पे सोचो ये वाली एक्सलरेशन की टर्म कैसी आएगी, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो एक्सलरेशन इज नथिंग बट माइनस जी, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, तो ग्राफ वुड बी अ कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। So this is a parabola graph which is concave downward। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना शेप पूछ लेते हैं कि बस शेप ही बता दो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा या पैराबोला या हाइपरबोला वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ग्राफ इज concave downward parabola like this। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, बाद में पढ़ेंगे उसे, सी पॉइंट पे बाद या इस टाइम के बाद 2v0/g के बाद आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे उसे। आई होप क्लियर होगा। मतलब इक्वेशन फंक्शन हमें पता है तो ग्राफ की शक्ल का अंदाजा लगता है। इसके अलावा ग्राफ का बेसिक आइडिया जो है, हमें 2-3 पॉइंट्स में हमें डाटा पता होना चाहिए कि टाइम की ये वैल्यू पे वाई एक्सिस वाली चीज की क्या वैल्यू है। वो डाटा अगर हमें पता है या हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम 2-3 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे ना। ग्राफ को बनाने के लिए 2-3 पॉइंट्स तो हमें चाहिए होते हैं, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बट इन जनरल कर्व ग्राफ को बनाने के लिए 3 या उससे ज्यादा कितने भी तुम निकाल सकते हो।
बट मेन बात का आइडिया हमें लगता है इक्वेशन से। इक्वेशन हमें जनरली फिजिक्स के अंदर तुम देखोगे 99% क्वेश्चंस, चाहे जेई एडवांस्ड के हों, चाहे नीट एग्जाम के हों, किसी भी एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के 99% क्वेश्चंस के अंदर स्टैंडर्ड मैंने पाया है या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन आती है, या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पैराबोला ग्राफ बन जाता है, या हाइपरबोला में भी एक बहुत ही सिंपल केस वाला हाइपरबोला आता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x वाला। इस तरह से अपन ये तीन बातें अगर याद रहेंगी तो ग्राफ्स के सारे सवाल तुम्हें आसान लगेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले, वो बेहद आसान लगेंगे। इसके अलावा तुम देखोगे ग्राफ्स के काफी क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर आता है, वहां पे भी ग्राफ प्लॉटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो तब की तब देखेंगे अपन। फंडे एकदम सेम रहेंगे, फिजिक्स के फंडे वही रहेंगे जो अपन ने सीखे हैं, मैथ्स के फंडे भी वही रहेंगे, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सोचो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर था। डिस्टेंस क्या था कि भाई अगर कोई गाड़ी आगे जा रही है, आगे जाके पीछे आ जाए तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, चाहे आगे जाए चाहे पीछे आए, क्योंकि लगातार वो कुछ ना कुछ मोशन कर रही है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर गाड़ी आगे जाके पीछे आ जाती थी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती थी। आगे जाने पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, पीछे आने पे क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन के पास आ गई तो डिस्प्लेसमेंट घटी। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा वक्त के साथ, टाइम के साथ हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कोई इक्वेशन तो है नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट की मदद से ही डिस्टेंस को समझना होगा। तो यहां ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़कर वी नॉट स्क्वायर बाय 2g हो गई जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। अब बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट घट गई क्योंकि पार्टिकल या बॉल वापस पलट गई और नीचे ग्राउंड पे आ गई। तो बी से सी तक हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तो घटी, बट डिस्टेंस तो उसने एक्स्ट्रा ही ट्रेवल किया ना। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो उसने एक्स्ट्रा ही ट्रेवल किया। तो ये वाला जो ग्राफ है, बी से सी वाला जो ग्राफ है, ये सिंपली ऊपर की तरफ बन जाएगा। जैसे हमने वेलोसिटी को जब स्पीड में कन्वर्ट किया था तो नीचे वाले इस ग्राफ की हमने मिरर इमेज ऊपर की तरफ बना दी थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये जो बी से सी वाला ग्राफ है, इसकी एक मिरर इमेज ऊपर की तरफ बन जाएगी, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, फिफ्थ पार्ट अपना। इसमें y एक्सिस पे है डिस्टेंस, x एक्सिस पे है टाइम। दिस इज डिस्टेंस, पूरा लिख देता हूं क्योंकि डिस्टेंस का अपन ने कोई स्टैंडर्ड सिंबल रखा नहीं हुआ। डिस्टेंस टाइम, तो इनिशियली जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है। ये अपना ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। जब टाइम है v नॉट बाय जी, मतलब टाइम ऑफ एसेंट वाला टाइम, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बॉल अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, दैट इज v नॉट स्क्वायर बाय 2g वाली हाइट पे, ऑन विच इज दिस पॉइंट, बी पॉइंट। उसके बाद अपन ने जो ग्राफ है यहां से यहां तक ऐसा बनाया था डिस्प्लेसमेंट का, और उसके बाद हम इसको नीचे ले आए थे, ऐसे बन गया था ये। अब ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये ऊपर इस तरह से मिरर इमेज बन जाएगी इसकी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो घट जाती है, डिस्टेंस घटता नहीं है। तो इसकी मिरर इमेज अगर हम ऊपर बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये जो पॉइंट है फाइनली हमें जहां तक का ग्राफ बनाना था वो टाइम है 2v नॉट बाय जी। 2v नॉट बाय जी पे नेट डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा वो भी सोच सकते हो कि बॉल ऊपर गई, कितना हाइट ऊपर गई, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g हाइट ऊपर गई, और नीचे कितना आई, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g हाइट ही नीचे आई। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंसेस ऐड हो गए, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g ऊपर, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g नीचे। That means total distance traveled by this ball is v naught square by g in time, in total time 2v naught by g. आई होप चमका होगा कुछ। डिस्प्लेसमेंट की मदद से ही हम डिस्टेंस सोचते हैं, एंड वेलोसिटी की मदद से ही हम स्पीड सोचते हैं, क्योंकि स्पीड का हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में v इज वेलोसिटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s इज डिस्प्लेसमेंट। आगे लास्ट सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन का, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो पहले एक बारी फिर से वही काम करेंगे अपन सिक्स्थ पार्ट में, कि कुछ कुछ पॉइंट्स अपन निकाल के बैठ जाते हैं। एक तो इनिशियली, जैसे यहां पे भी ये सी पॉइंट बना देता हूं मैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जब डिस्प्लेसमेंट एकदम 0 थी, इनिशियली एकदम डिस्प्लेसमेंट 0 थी, तो उस वक्त वेलोसिटी थी प्लस वी नॉट की, मतलब यहां प्लस वी नॉट वाला पॉइंट ग्राफ में आएगा,
ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट हो गई टॉप मोस्ट पॉइंट तक, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई v0² / 2g। जब v0² / 2g की डिस्प्लेसमेंट थी तो उस वक्त सोचो वेलोसिटी कितनी थी, डिस्कस कर चुके हैं अपन, 0 थी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0, तो इसका मतलब यही पॉइंट ग्राफ में आ जाएगा, ना ऊपर ना नीचे। और फाइनली बॉल जब नीचे आई वापस सी पॉइंट पे नीचे आई, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितनी हो गई, 0 हो गई। बॉल इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गई। और उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, उस वक्त वेलोसिटी डाउनवर्ड v0 है। डाउनवर्ड v0 का मतलब नेगेटिव v0 है। तो डिस्प्लेसमेंट का 0 मतलब ओरिजिन के नीचे वेलोसिटी का -v0, वेलोसिटी है -v0। तो ये वाले 3 पॉइंट्स अपने ग्राफ पे आने वाले हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इन तीनों पॉइंट्स को जनरली चारों ऑप्शंस में दिखाया जाता है, ताकि क्योंकि इतनी बातें तो हर बच्चा सोच लेता है कि भाई इनिशियल, फाइनल और बीच में क्या हुआ बॉल के साथ। लेकिन अब इनको कनेक्ट कैसे किया जाए, इनको कनेक्ट स्ट्रेट लाइन से किया जाए या किसी कर्व से किया जाए, तो इस बात का आइडिया हमें कैसे लगेगा, इक्वेशन से। दैट इज v² - u² = 2as, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, ये इक्वेशन है किसी भी इंस्टेंट पे v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी v0² = 2 × a एक्सलरेशन -g, अपवर्ड को पॉजिटिव माना हुआ है, एंड डिस्प्लेसमेंट s। तो ये जो इक्वेशन है, v अपना y एक्सिस पे चढ़ा हुआ है, ये v अपना y एक्सिस पे चढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपनी x एक्सिस पे है। तो ये कुछ अजीब सी इक्वेशन है जो हमने कभी नहीं देखी। ध्यान से देखो, इसको अगर जनरल फॉर्मेट में देखें तो ये ऐसा कुछ लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि दिस इज y² = समथिंग इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये v0² को अगर मैं राइट साइड में ले आऊंगा तो v0² तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो y² = समथिंग इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट है। जैसे बोल दो, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट ही है इसका अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन देखें तो पावर जो है वो तो 2 की लगी हुई है, लेकिन वो y² पे लगी हुई, y पे लगी हुई है। अपन ने जो बात सीखी थी, अपन ने y = ax² + bx + c सीखा था। लेकिन यहां पे जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की है, x = ay² + by + c, इस टाइप की इक्वेशन है। ध्यान से देख लो, y का स्क्वायर है, y के बिना y² वाली टर्म नहीं है, सिंगल y की पावर 1 वाली टर्म इस इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रही, x की पावर 1 वाली टर्म दिखाई दे रही है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर नहीं है। तो इस इक्वेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का है। तो सोच के देखो, x और y को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, x और y को इंटरचेंज कर दिया, अपन ने जो इक्वेशन पढ़ी है वो ये वाली पढ़ी है, y = ax² + bx + c, उसमें x और y को इंटरचेंज करके यहां लिख दिया मैंने। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो सोच के देखो, अगर तुम x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दोगे तो जो अपने पैराबोला ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खुलते थे वो अब लेफ्ट या राइट खुलने शुरू हो जाएंगे। मतलब पैराबोला या तो इस टाइप का बनेगा या पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक। ऐसा पैराबोला कब बनता है, जब y² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो, जब y² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो तो राइट साइड खुलने वाला पैराबोला बनता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, देखो एक दो बिल्कुल भी। अपन ने क्या सीखा था, y = ax² + bx + c सीखा था, जिसमें x² का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ पैराबोला खुलता है, x² का कॉफिशिएंट नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ पैराबोला खुलता है। अब मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, यहां पे x और y इंटरचेंज हो गए, y की जगह x रख दिया हमने, x की जगह y रख दिया, तो अब पैराबोला लेफ्ट या राइट खुलेगा। या सिंपली ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हें x और y को इंटरचेंज करके देखना है तो जिस भी पेपर पे या नोटबुक पे तुम ये ग्राफ बना रहे हो उसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, x एक्सिस की जगह y एक्सिस आ जाएगी, y एक्सिस की जगह x एक्सिस आ जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हो। और उसके अंदर अगर y² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ राइट साइड में खुलेगा, अगर y² का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ लेफ्ट साइड में खुलेगा। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है, बिल्कुल पैराबोला वाली ही बात है, बस थोड़ी सी मॉडिफाई होगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, x एक्सिस पे अपनी डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म थी, इसका कॉफिशिएंट मैटर नहीं करता। जैसे बोल दो, इस फॉर्मेट के अंदर इक्वेशन लिखते हैं एक बार अपन, डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में जब ये पूरी टर्म आएगी तो 2gs बन के आएगा, ठीक है। 2g को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो ये बन रहा है v0² / 2g - v² / 2g, ये इक्वेशन है। तो यहां पे x = समथिंग इंटू y² में जो y² का कॉफिशिएंट है या v² का जो कॉफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव है,
नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट साइड खुलने वाला पैराबोला बनेगा, मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। तो मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन पैराबोला वाली है और पैराबोला लेफ्ट साइड में खुल रहा है। ये जो पार्ट मैंने डॉटेड ग्राफ बनाया ये कैसा है भाई, हमें फिजिक्स के हिसाब से ग्राफ बनाने थे तो ए से ग्राफ स्टार्ट होना था और सी पे खत्म होना था, क्योंकि बॉल की उतनी ही जर्नी का ग्राफ हमें बनाना है। बट अगर मैथ्स को देखें तो मैथ्स में ये डॉटेड पार्ट भी आएगा ग्राफ में, जो हमारे किसी इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि इस रीजन के मोशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि सी पॉइंट के बाद क्या हुआ या ए पॉइंट से पहले बॉल के साथ क्या हो रहा था। तो वो पॉइंट अपन डॉटेड बना सकते हैं या रब भी कर सकते हैं उसे चाहें तो। आई होप सिक्स्थ पार्ट थोड़ा टफ था, आई होप क्लियर होगा सभी बच्चों को। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यूज ऑफ कैलकुलस इन क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ्स। अब देखो, एक टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया कि जिसमें कुछ सिचुएशन दे रखी होती है और ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया होता है। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आते हैं कि ग्राफ दिया होता है और कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर तुम देखोगे तो उसी टाइप के आए, ग्राफ कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है ग्राफ्स के क्वेश्चन में, जब भी ग्राफ दिया गया हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ ग्राफ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बातें सोचनी है, दिमाग में लानी है। थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं यहाँ पे। पहली बात क्या दिमाग में आनी है, चाहे वाई एक्सिस पे कुछ भी रखा हो, एक्स एक्सिस पे कुछ भी रखा हो, सबसे पहले जो दिमाग में बात चलनी चाहिए वो ये है कि इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या दर्शाने वाली है। याद करो, y और x ग्राफ की स्लोप को ही dy बाई डी एक्स कहते थे और dy बाई डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन बोलते थे। तो डिफरेंशिएशन करने पे, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने पे स्लोप निकल के आएगा। जो बच्चे स्लोप भूल चुके हैं एकदम कि स्लोप क्या थी, याद ही नहीं है, एक बार दोबारा यार प्लीज स्लोप वाली वीडियो देखो, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाली चीजें ये। तो स्लोप या dy बाई डी एक्स एक ही बात है, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो फॉर एनी वाई एक्स ग्राफ जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा, स्लोप जो है वो tan थीटा है। थीटा कौन था, टेंजेंट ड्रॉ करने पे जो एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता था दैट वाज थीटा। तो स्लोप को निकालने के दो तरीके थे, या तो tan थीटा डायरेक्टली ही देख लो ग्राफ से, अगर टेंजेंट ड्रॉ करके थीटा नजर आ रहा है तो हम tan थीटा की मदद से स्लोप निकाल सकते हैं, या dy बाई डी एक्स। तो जब भी कोई क्वेश्चन ग्राफ वाला अपीयर होगा तो सबसे पहले दिमाग में आपने बात आनी चाहिए कि ये इसकी डिफरेंशिएशन या इस ग्राफ की स्लोप क्या किसी काम की तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे वही उसी पे ही क्वेश्चन पूछा गया होता है, dy बाई डी एक्स पे ही। ठीक है, tan थीटा हम कब यूज करेंगे, जब टेंजेंट बना के एंगल देखना आसान हो। टेंजेंट बनाना और एंगल देखना कब आसान रहता है, जब ग्राफ खुद ही स्ट्रेट लाइन हो। सोच लो आराम से, अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट खुद वही स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट अगर खुद वही स्ट्रेट लाइन होती है तो उस स्ट्रेट लाइन का एंगल हम ज्योमेट्रिकली देखना पसंद करेंगे और उसका tan थीटा लेना पसंद करेंगे डिफरेंशिएशन करने के मुकाबले, क्योंकि कम टाइम लगेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में tan थीटा देखने में। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड ग्राफ है कोई भी y और x के बीच में, तो हम dy बाई डी एक्स का सहारा लेंगे, क्योंकि कर्व्ड ग्राफ है तो कुछ ना कुछ फंक्शन दिया गया होगा y और x के बीच में, हम उसे डिफरेंशिएट मार देंगे और स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात क्या है, एग्जाम में या कहीं भी प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ग्राफ को अपने को स्टडी करना है। सबसे पहले ग्राफ देखते ही ये बात दिमाग में आनी चाहिए, स्लोप किस काम की है। तो जैसे मान लो तुम्हारे सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पेश कर दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पेश कर दिया गया तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम सोचेंगे इस ग्राफ की स्लोप किस काम की है। इस ग्राफ की स्लोप क्या है, वाई एक्सिस की जगह आ गया है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की जगह आ गया है टाइम। तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया यहाँ पे, dy बाई डी एक्स की जगह बन गया dv बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होता है कुछ, हाँ होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सलरेशन। मतलब उस ग्राफ की स्लोप हमें एक्सलरेशन देने वाली है। दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन देखते ही। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या हो जाएगी, ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या कुछ होता है, हाँ होता है वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया तो उसकी स्लोप वेलोसिटी को दर्शाएगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया अगर, तो उस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया अभी वीएस ग्राफ, उस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, डीवी बाई डी एस। क्या डीवी बाई डी एस कुछ होता है, कुछ नहीं होता डीवी बाई डी एस, तो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला हुआ करता था, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, तो उसके अंदर इस ग्राफ की स्लोप को हम डायरेक्टली उठा के इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं, जिससे एक्सलरेशन निकालना थोड़ा सा आसान हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन, वो हम देखेंगे अभी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। जैसे मान लो अब एक्सलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, तो अब तुम पूछोगे सर आपने उसके बारे में तो बताया नहीं, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमारे किस काम की है। तो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप
क्या देगी हमें, da/dt देगी। क्या da/dt कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमारे किसी काम की नहीं है। बस हमारा दिमाग उस हिसाब से चलना चाहिए कि इस ग्राफ की जो भी गिवन ग्राफ है उस ग्राफ की स्लोप हमारे कुछ काम आने वाली है या नहीं आने वाली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम आने वाली होती है, तभी क्वेश्चन बना है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। रूल नंबर 2, फॉर एनी वाई एक्स ग्राफ, इंटीग्रेशन का जो यूज था, वाई और एक्स ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, एक्स एक्सिस और एक्स वाई ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और जिस रेंज में तुम एरिया देख रहे हो उसकी लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी होती है x1 से x2। मतलब इंटीग्रेशन करने की लोड हमें कब नहीं पड़ती, जब अगर कर्व्ड ग्राफ है तो पैराबोला का हमने कोई एरिया तो रटा नहीं हुआ, सर्कल का फिर भी रटा हुआ है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सारे कर्व्ड ग्राफ्स के एरिया तो हमें पता नहीं है। तो अगर कोई भी कर्व्ड ग्राफ आएगा तो हमारा दिमाग चलेगा इंटीग्रेशन करने में, एरिया निकालने के लिए। और अगर कर्व्ड ग्राफ नहीं आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, तो ऑब्वियसली हम गधों की तरह से इंटीग्रेशन करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जनरली क्या कैसी फिगर्स बनती हैं, ट्राइंगल बन जाएगा स्ट्रेट लाइनों से, या रेक्टेंगल बन जाएगा, या ट्रेपेजियम बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इन सब चीजों के हमें एरिया के फॉर्मूले पहले से पता है। तो अगर ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल इस तरह की चीजें बन रही हैं स्ट्रेट लाइनों से कुछ ग्राफ बना के, तो हम एरिया निकालने के लिए बेवकूफों की तरह इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन करने की बजाय हम सीधा उसका एरिया फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे और फटाफट अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इस चीज को दिमाग में रखना है जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए। जैसे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन आया मान लो कुछ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देने वाला है, इंटीग्रेशन वी डी टी देने वाला है। जिस भी टाइम t1 से जिस भी टाइम t2 तक तुम एरिया देखोगे, जैसे अगर ये ग्राफ है अपना, ऐसा कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, ठीक है, कुछ भी आर्बिट ऐसा कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब तुम अगर ये t1 एरिया से ये t2 टाइम तक, सॉरी t1 टाइम से t2 टाइम तक ये वाला एरिया अगर तुम देखो, तो ये एरिया क्या शो करने वाला है, ये एरिया शो करने वाला है इंटीग्रेशन वी डी टी फ्रॉम t1 टू t2। अब वी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है सोचो, v तो खुद dx बाय dt था, v खुद dx बाय dt था, तो वी डी टी क्या बन गया, वी डी टी बन गया इंटीग्रेशन dx। कहां से, t1 टाइम पे जो भी पार्टिकल की पोजीशन है मान लो x1, t2 टाइम पे जो पार्टिकल की पोजीशन है मान लो x2। तो इंटीग्रेशन dx बेहद आसान, x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डेल्टा x बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। हेंस ये कंसेप्ट है, रटना नहीं है ऐसे, ये अपन को समझ में आनी चाहिए बात। ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ का सोचा एरिया किस काम का है, इंटीग्रेशन वीडीटी। मन ही मन सोचा इंटीग्रेशन वीडीटी क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन डीएक्स। इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, ये इस ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। मतलब अगर ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया होता, अगर ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बना होता, तो हम स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया तो बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब ओरल क्वेश्चन हो जाता। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स दिए गए होंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में इंटीग्रेशन करने की लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में डिफरेंशिएशन करने की भी लोड नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट टूल्स हैं जो हम कभी कभी यूज करेंगे जब ग्राफ्स के फंक्शंस दिए रहेंगे या कर्व्ड ग्राफ जब होंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में हम कभी भी इसको यूज नहीं करेंगे। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में सोचो, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो उसका एरिया क्या देगा, इंटीग्रेशन ए डी टी, वाई एक्सिस पे ए आ गया, एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की जगह इंटीग्रेशन ए डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। अब इंटीग्रेशन ए डी टी क्या होता है, ए होता है खुद डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी इंटू डीवी हो गया डीवी, डीवी बाई डी टी इंटू डी टी हो गया डीवी। हाँ, डी टी कट जाएंगे। और इनिशियल टाइम इनिशियल पे वेलोसिटी मान लो v इनिशियल है, टाइम फाइनल पे वेलोसिटी मान लो v फाइनल है, तो dv की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, लिमिट्स लगाने के बाद, या से बोल दो डेल्टा v। ठीक है, तो एक्सलरेशन की इंटीग्रेशन करने पे डेल्टा v बनेगा। मतलब एरिया, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ अगर हमें गिवन है तो उसका एरिया हमें क्या देने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी। बड़े ध्यान रहे, इन बातों को अगर तुम रट लोगे तो एग्जाम में पता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि वाई एक्सिस पे टाइम चढ़ा देंगे और एक्स एक्सिस पे एक्सलरेशन लगा देंगे, फिर तुम्हें कुछ और एरिया देखना होगा, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, वाई एक्सिस पे जो चीज लिखी हुई है उसको यहां लिखना है लेफ्ट साइड में, एक्स एक्सिस पे जो चीज लिखी हुई है उसको राइट साइड में लिखना है, ये बात ध्यान रखना है।
कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। और फिजिक्स के अंदर कम से कम बातें हमें रटनी होती हैं, ज्यादा रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ। एक पार्टिकल कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ग्राफ रीड करने की पहले देख लो, वेलोसिटी उसकी 0 से 10 बढ़ रही है, फिर 10 ही वेलोसिटी कांस्टेंट है कई देर तक, फिर 10 से घट के 0 हो गई, 0 से घट के नेगेटिव में चली गई -10, फिर वापस बढ़ के 0 पे आ गई। ये सारा खेल 20 सेकंड के अंदर हुआ। 4 सवाल है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 10 सेकंड वगैरह वगैरह। सबसे पहले सवालों को पढ़ने से पहले हमें क्या सोचेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किस काम की है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देने वाली है, dv/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। तो सबसे ज्यादा यूजफुल ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इसकी स्लोप भी हमारे किसी काम की है एंड इसका एरिया भी हमारे इसी काम का है। तो स्लोप एज वेल एज एरिया, उसी पे ही ये क्वेश्चंस हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा, भूल गए? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेक्टर फॉर्म में होता है, अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो क्या इसके लिए स्लोप या एरिया की कोई जरूरत है हमें? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो हम ग्राफ से रीड करके ही देख लेंगे। कैसे? टोटल टाइम कितना, सॉरी टोटल टाइम दे रखा है 10 सेकंड, पूरे ग्राफ में नहीं निकालना, 20 सेकंड मत रख देना डिनोमिनेटर में रखना है 10 सेकंड, ये डिनोमिनेटर का काम तो खत्म। और 10वें सेकंड पे वेलोसिटी देख लो, वो बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और 0 सेकंड पे वेलोसिटी देख लो, तो 10 सेकंड वाला पॉइंट यहां कहीं आएगा। 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये देखो 10 सेकंड पे वेलोसिटी है 10 की, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 0 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी, ये वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे 0 सेकंड पे वेलोसिटी है 0, तो आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव। पॉजिटिव का जो भी मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से, पॉजिटिव डायरेक्शन किसी एक को माना गया होगा एज पर दी क्वेश्चन, तो वो हम वही सेम पॉजिटिव है वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव जिस भी डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव किया है उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। इजीएस्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 10 एंड एट t इज इक्वल टू 15। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 10, a10 लिख देते हैं उसको, 10 सेकंड पर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका है कि तुम वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालो, उसे डिफरेंशिएट मारो, बट क्या ऐसा करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पे फोकस करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हमें स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे जो ग्राफ की स्लोप है वो है हमारा आंसर। a10 का मतलब क्या है, स्लोप एट t इज इक्वल टू 10। स्लोप एट t इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये रही टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट खुद ही स्ट्रेट लाइन ही होती है। इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का टेन थीटा कितना होता है, 0, आंसर 0। ये सिंपल फिजिक्स के फंडों से भी सोच सकते हो कि भाई वेलोसिटी जो है 10 सेकंड पर वेलोसिटी क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है, कुछ नहीं हो रहा। 3 से 11 सेकंड के बीच में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। ऐसे भी सोच सकते हो। 15 सेकंड पर, 15 सेकंड वाला पॉइंट कहाँ आएगा, 11 और 17 के बीच में कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा 15 सेकंड वाला पॉइंट। 15 सेकंड वाला पॉइंट यहां कहीं होगा। इस पॉइंट पे ग्राफ की स्लोप हमारा आंसर है एक्सेलरेशन का। ग्राफ की स्लोप देखने के लिए स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद वही स्ट्रेट लाइन, इसका एंगल tan थीटा देखना है हमें, तो ये वाला एंगल देखना है ध्यान से। गलती से वो वाला एंगल मत देख लेना, लेफ्ट साइड वाला। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते थे, याद करो, भूलना नहीं है चीजों को। tan थीटा का फॉर्मूला अगर लगाना है स्लोप निकालने के लिए, डेफिनेशन है वो तो स्लोप की tan थीटा, तो उसमें थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखना है। ये वाला भी मत देख लेना, ठीक है ना, पंगे मत करना। तो tan थीटा, इस थीटा का tan चाहिए हमें। अब इस थीटा का tan कैसे मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल का tan थीटा ज्योमेट्रिकली तो दिख नहीं सकता, तो अपन एक काम करते हैं, इस थीटा का tan देखने की बजाय अपन ये वाला, ये एंगल कितना है,
लेफ्ट साइड में ये एंगल है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का तो tan देख सकते हो तुम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। देखो ये परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है 10, डाटा गिवन ही है 10, ये वाली लेंथ ही ये लेंथ हो जाएगी, और ये वाला बेस कितना है यहां तक, ये बेस है 11 और 17 के एकदम ठीक बीच में क्या आएगा, यहां पे आएगा 11 और 17 के ठीक बीच में आएगा 14। तो 11 और 14 मतलब ये बेस हो गया 3, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है 10, बेस है 3। tan ऑफ 180 माइनस थीटा हमें पता है, दिख रहा है यहां से 10/3। 10/3 इज tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया -10/3। नहीं समझ में आया? आई होप क्लियर होगा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा याद करो, tan ऑफ 180 माइनस थीटा वाज -tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से 180 में से डिफरेंस देखने से tan का साइन पलट जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 180 माइनस थीटा का tan है 10/3। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है ऑब्वियसली, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है थीटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा नेगेटिव 10/3 यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, टाइम की यूनिट सेकंड है, गिवन ही है वो, तो ऐसा यूनिट्स में ही काम चल रहा है। देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशंस हो रही हैं बिल्कुल छोटी छोटी हो रही हैं, एक लाइन में सीधा हम आंसर लिख रहे हैं, और सिंपली ग्राफ रीडिंग और ग्राफ के जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको अपने को यूज करना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी यहाँ नहीं करनी पड़ रही है, सिंपली हम रीड कर रहे हैं स्लोप को या एरिया। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए, डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ का क्या है, एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज पिछली साइड में मैंने एक्सप्लेन किया इंटीग्रेशन वी डी डी गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया मतलब ये ट्रेपेजियम का एरिया और नीचे इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों एरियाज को हमें देखना है, और फिर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको रब कर रहा हूं जो भी हमारे डाटा लिखा है। मतलब एक तो ये वाला एरिया देखना है हमें, दिस एरिया इज, इस एरिया को A1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, और इस एरिया को बोल देते हैं A2। एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जगह यहाँ टाइम एक्सिस है, तो ये एरिया होता है इंटीग्रेशन v वाई डी एक्स, की जगह इंटीग्रेशन v dt, विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, ये वाला जो एरिया है इस एरिया को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो इस पूरे एरिया के ऊपर जो ग्राफ बना है, ग्राफ का मतलब वेलोसिटी का ग्राफ है ये, तो वेलोसिटी कैसी है, टाइम एक्सिस के ऊपर है। ऊपर होने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। और ये जो एरिया A2 वाला जो रेड ग्राफ है वेलोसिटी का, इसमें वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, मतलब ये जो एरिया है ये हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाने वाली है, ये एरिया हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाने वाला है, और ये वाला एरिया हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाने वाला है, क्योंकि इस दौरान वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी 0 से -10, -10 से 0, नेगेटिव वेलोसिटीज है, मतलब पार्टिकल लेफ्ट साइड या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का आंसर हम बोलेंगे A1 माइनस A2। A1 डिस्प्लेसमेंट तो वो आगे गया, A2 डिस्प्लेसमेंट पीछे आया, और डिस्टेंस का आंसर क्या बोलेंगे, वो भी इसी ग्राफ से आ जाएगा, दैट इज A1 प्लस A2। तो ये दोनों ही थर्ड और फोर्थ पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे। A1 और A2 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं अगले पेज पे। तो A1 एरिया कितना है, A1 एरिया है ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला याद है, अगर नहीं भी याद तब भी काम चल जाएगा। तुम इस वाले ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लो, बीच में रेक्टेंगल है उसका एरिया अलग निकाल लो, तीनों को ऐड करके A1 आ जाएगा। A2 अलग से ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला है। तो लेकिन ट्रेपेजियम का भी याद रख ही लो, पहले याद था तुम्हें अब भूल गए हो शायद। तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ये वाली जो पैरेलल साइड है ऊपर ध्यान से देखो 11 और 3 सेकंड के बीच में ये है 8, 11 माइनस 3 सिंपली, और दूसरी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है कितनी, 14। ये जो पॉइंट है सोचो सिमेट्री का पॉइंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, तो 11 और 17 के ठीक बीच में 14 आएगा। तो एक साइड है 8, एक साइड है 14, तो ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 प्लस 14 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है, दिया हुआ है 10।
तो इंटू 10 ये बन रहा है 14 प्लस 8 22, 22 इंटू 10 220 का हाफ 110 मीटर्स। 100 यहाँ पे ध्यान से एक तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर मत लिख देना। एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट होती है लेंथ की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ की यूनिट। लेंथ की यूनिट यहाँ मीटर पर सेकंड है, विड्थ की यूनिट यहाँ पे सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड करोगे तो एरिया की यूनिट बनेगी मीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एरिया बन रहा है A1 एरिया है 110 मीटर का और A2 एरिया है, यहाँ पे सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट करना है। ये बेस कितना है? ये बेस है 14 और 20 के बीच में, ये बेस है 6 और हाइट कितनी है 10। माइनस मत लगाना, माइनस तो अपन अलग से लगाएंगे ही डिस्प्लेसमेंट के निकालने के लिए। तो ये है 6, हाइट है 10, तो हाफ इंटू 6 इंटू 10, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 30 मीटर। तो हेंस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 माइनस A2, पॉजिटिव वाली डिस्प्लेसमेंट 110 माइनस नेगेटिव वाली डिस्प्लेसमेंट 30, तो 80 मीटर पार्टिकल डिस्प्लेस किया। ऐसे बोल दो 110 मीटर आगे गया और 30 मीटर पीछे आया, नेट पॉजिटिव 80 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। एंड फोर्थ पार्ट का आंसर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2। डिस्टेंस कभी घटता नहीं है चाहे पार्टिकल लौट के पीछे आ जाए, तो वो हो जाएगा 110 प्लस 30 दैट इज 140 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस के आगे प्लस लगाने का भी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप क्लियर होगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो कुछ तगड़े सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में इस ग्राफ्स एंड काइनेमेटिक्स की एक और वीडियो में हम देखेंगे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाओ। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सबको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दी एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।